हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें हमारा मुख्य विषय रहता है अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें और खेल जगत की कुछ खबरें, वहीं कारोबार जगत की कुछ खबरें और देश विदेश की कुछ खबरें। और उसके बाद जो हमारा मुख्य विषय उसमें होता है वो होता है द एडिटोरियल एनालिसिस। यह सेशन निश्चित ही यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट हेडलाइन आई है, तो हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन आई है वो आई है सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगा समिति, कहा निवेशकों की सुरक्षा में पारदर्शिता जरूरी। ये जो हेडलाइन आई है हमारे फ्रंट पेज की अमर उजाला की, ये आई है अडानी मामले से जुड़ी हुई, जिसमें कि जो हम कह सकते हैं एक तरह से जो हमारे देश के अडानी हैं वो अरबपतियों की सूची में दूसरे नंबर पर एक तरह से पहुंच गए थे और अभी 24वें नंबर पर वे हाल ही में अरबपतियों की सूची में अभी भी स्थित हैं। तो हम कह सकते हैं इतनी जल्दी सफलता मिलने के कारण उन्हें अरबपतियों की श्रेणी में, यानी कि हम कह सकते हैं इतनी जल्दी वो जो नंबर 2 पर आ गए थे। तो इसी के बारे में जांच चल रही है कि उन्हें किस तरह से सरकार की सहायता मिली, या सरकार प्रधानमंत्री के करीब होने का उन्हें एक तरह से, या हम कह सकते हैं कि सरकार की अप्रत्याशित रूप से उन्हें एक तरह से सहायता मिलने का कारण भी बताया जा रहा है, या और भी कई कारण जिसमें जोड़े गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए खुद कमेटी गठित करने की बात कही है, और जिसमें कि जो हमारी केंद्र सरकार है, विशेषज्ञों की एक टीम भी केंद्र सरकार ने इसमें बनाकर बंद लिफाफे में उनके नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का प्रयास किया है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव मानने से इनकार कर दिया है। तो इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन बन रही है वो है कि अमर उजाला फ्रंट पेज की, मुख्यमंत्री जो आवास है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जो आवास है उसके पास फर्जी बम होने की एक तरह से सूचना मिली थी। और इसके बाद जो हम आते हैं अपनी जो नेक्स्ट हेडलाइन है फ्रंट पेज की, वो है कि एक बच्चे का जैसे कि पेपर ख़राब हो गया, पेपर ख़राब होने के बाद, और हिंदी का पेपर था, हिंदी का पेपर सही ना होने के कारण बच्चे ने 12वीं का छात्र था और उसने किसी तरह से पेपर सही ना होने के कारण तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार की ये घटना है, सीखेड़ा मुजफ्फरनगर की घटना है। और इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारी खबर है फ्रंट पेज की, वो है कराची में पुलिस मुख्यालय पर एक तरह से हमला हुआ है, पाकिस्तान में हम कह सकते हैं। और पाकिस्तान में कराची है और कराची शहर है, वहीं कराची में कराची मुख्यालय हम कह सकते हैं, कराची में पुलिस मुख्यालय है पाकिस्तान का। तो वहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ है जिसमें कि 2 आतंकवादी भी ढेर हो गए हैं। वहीं इसके बाद हमारी जो एक मुख्य हेडलाइन निकल कर आ रही है वह है कि अभी प्रदेश सरकार ने एक फ़ैसला लिया है जिसमें कि जो शिक्षा मित्र हैं 60 साल में ही सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि 60 साल के बाद जो उनकी एक तरह से नौकरी रहेगी वो 60 साल तक ही रहेगी और उसके बाद वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो खबर आती है वह है अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय खबर में हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन है वह है जो बीबीसी का एक मामला निरंतर चल रहा है। बीबीसी के जो वृत्त चित्र घटिया एक तरह से दिखाने का प्रयास, वृत्त चित्र जो गलत तरीके से पेश करने का एक जो निरंतर मामला सामने आ रहा है, तो उसी के बारे में जो बॉब ब्लैकमैन है जो कि ब्रिटेन के सांसद हैं,
और उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बीबीसी व्रत चित्र को दुर्भाग्यपूर्ण व गलत बताया है। उन्होंने कहा यह मुट्ठी भर लोगों पर आधारित है जिनके पास मोदी की गलत छवि दिखाने का खास मकसद है। और वहीं वे अरबपति अरुंधति रॉय के पास गए जो कभी भी भारत समर्थक नहीं रही हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि मैंने बीबीसी को एक पत्र में लिखा कि आपको उन दस्तावेजों को सामने लाने का कोई अधिकार नहीं है जो आपने उस वक्त बनाए जब मोदी निर्दोष साबित हुए। तो वहीं इसके बाद जो व्रत चित्र बीबीसी की तरफ से दिखाया गया उसमें ब्रिटेन का नज़रिया कतई नहीं है। बीबीसी सरकारी उपक्रम नहीं है और उसके व्रत चित्र को किसी सूरत में ब्रिटिश सरकार का नज़रिया नहीं माना जाना चाहिए और ऐसे किसी भी विचार को हम सिरे से खारिज करते हैं। इस प्रकार की बात कही गई है। वहीं ब्रिटेन की जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि सत्तारूढ़ दल के जो वहाँ पर जो सरकार है उसमें जो सांसद हैं बॉब ब्लैकमैन ने जो पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के व्रत चित्र को प्रोपेगेंडा वीडियो बताते हुए घटिया पत्रकारिता का नमूना बताया है। और इसी प्रकार से जो हमारी नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से हेडलाइन आ रही है वो है कि अभी भारत की तरफ से एक तरह से 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जिसमें कि आयोजित किया गया जो कि फिजी में हुआ और हम कह सकते हैं कि जिसमें कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने विश्व को वैकल्पिक दृष्टि देने में हिंदी को सक्षम बताया है। वहीं और भी महानुभाव इस सम्मेलन में शामिल हुए जहाँ की विदेश मंत्री जयशंकर ने फिजी नेतृत्व से बुधवार को हुई चर्चा का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री राबुका को आश्वस्त किया है। राबुका फिजी के एक तरह से प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने आगे कहा है कि भारत फिजी के साथ सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती देने के लिए कदम उठाएगा। उन्होंने बताया पीएम राबुका ने दोनों देशों के बीच दोस्ती की तुलना के लिए लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म शोले का जिक्र किया। पीएम ने कहा यह उनकी पसंदीदा फिल्म है और उसका गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। और इसी प्रकार जो नेक्स्ट हेडलाइन हमारी बन रही है वो है कि जैसे कि पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में ये मामला रहा कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में कुछ गुब्बारे दिखाई दिए थे जिसे गुब्बारे एक तरह से कह सकते हैं वो जासूसी करने के लिए एक तरह से बड़े गुब्बारे बनाए गए थे जिसके लिए अमेरिका ने चीन को जिम्मेदार ठहराया था। तो वहीं 3 वस्तुओं के जो नष्ट होने की बात हवाई क्षेत्र में अमेरिका ने कही थी। तो अब जो वहाँ के वाशिंगटन के एक तरह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन उन्होंने कहा है कि अमेरिका और कनाडा के हवाई क्षेत्र में इस माह नष्ट की गई 3 संदिग्ध वस्तुओं के चीनी जासूसी गुब्बारा कार्यक्रम से संबंध के कोई संकेत नहीं मिले हैं। वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट हेडलाइन हमारी अंतर्राष्ट्रीय बन रही है वह है कि भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही के बीच जो चीन का शीर्ष बैंकर बाओ है वह लापता हो गया है। ये चीन की खबर है और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही के बीच ऐसा हुआ है। भ्रष्टाचार के हम कह सकते हैं एक तरह से जैसे भ्रष्टाचार की कार्यवाही हो रही थी चीन में, तो उसी के खिलाफ एक तरह से यह कार्यवाही हुई है जिसमें कि जो चीन के शीर्ष बैंकर हैं बाओ जिनका नाम है वह लापता हो गए हैं। और ऐसा पहले भी हो चुका है जैसे कि जैक मा भी कुछ समय पहले गायब हो गए थे। वहीं
इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वह है खेल जगत की तरफ से। खेल जगत में जो महिला T20 विश्व कप जो चल रहा है, अब भारत की जो एक तरह से हम कह सकते हैं इंग्लैंड के साथ आज कड़ी परीक्षा होने वाली है। और इस कड़ी परीक्षा में मैं आपको इंग्लैंड के बारे में बता दूं, जिसमें इंग्लैंड ने अभी तक 19 एक तरह से मैच जीते हैं, जिसमें कि भारत ने 7 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं जो हमारी भारतीय टीम की कप्तान है हरमनप्रीत, वह निरंतर जीत का दावा करने का एक तरह से या जीत के लिए हम कह सकते हैं एक तरह से निरंतर प्रयास में रत हैं। और इसी के बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है वो है जो नागपुर टेस्ट का हम एक तरह से कह सकते हैं कि नागपुर टेस्ट जो चल रहा है, जिसमें कि शमी और एक तरह से कह सकते हैं शमी और स्पिनरों के आगे ऑस्ट्रेलिया 263 पर ढेर हो गई है। यानी कि भारत के खिलाफ जो यानी कि ऑस्ट्रेलिया 263 रनों पर अभी तक ढेर हो गई है। यानी कि जिसमें कि 81 रन की पारी खेली ख्वाजा ने, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं इसके बाद स्पिनर जो अश्विन है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 टेस्ट विकेट पूरे हो गए हैं। वहीं अब गुजरात और चेन्नई के बीच 31 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा 16वें सत्र का पहला मुकाबला। हम अभी जो IPL की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कि सभी हमारे दिग्गज क्रिकेटर इसमें भाग लेने वाले हैं। और जो पहला मुकाबला होगा वो गुजरात और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन अब बनने वाली है वो है देश विदेश की खबर की तरफ से। तो देश विदेश की खबर में हमारी जैसे कि फर्स्ट हेडलाइन है वह है कि जैसे कि अभी एयर इंडिया शो जो कि भारत में आयोजित बंगलुरु में आयोजित किया गया, जिसमें कि भारत ने भी करीबन हम कह सकते हैं कि 75 एक तरह से कि 75 देशों को भारतीय जो रक्षा उपकरण है उसका निर्यात भारत करेगा। यानी कि जिसमें 75 देशों को हम कह सकते हैं कि भारत के बने हुए रक्षा उपकरण जो हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर हैं, चाहे एरोप्लेन हैं या मिसाइल्स हैं, या जैसे भी रक्षा उपकरण जो कि काम आते हैं रक्षा करने के लिए, तो उनका निर्यात भारत इस एयर इंडिया शो के माध्यम से, जिसमें कि बहुत सारे MOU साइन भी हुए हैं, तो करने जा रहा है। और जैसे कि HL जिसमें कि अमेरिका की तरफ से F-35 विमान भी जिसमें प्रदर्शित किया गया। तो अभी भारत अमेरिका का जो ये F-35 विमान है यह खरीदने के लिए उत्साहित नहीं है। और अभी भारत ने अमेरिका का F-35 विमान खरीदने से मना कर दिया है। और वहीं जैसे कि HLFT 42 पर जो बजरंग बली की तस्वीर भारत ने लगा दी थी वह हटा दी थी फिर दोबारा से, और फिर अब दोबारा से लगा दी है। तो यह एयर इंडिया शो निश्चित ही हम कह सकते हैं इसमें यह जो भारतीय रक्षा उपकरण हैं उनके निर्यात में एक अहम भूमिका निभाने का एक तरह से निभाने का प्रयास हम कह सकते हैं।
और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन देश विदेश की खबर की बन रही है कि वही जो चीन सीमा है उस पर दुर्गम स्थलों तक वायुसेना ने भारी मशीनरी एक तरह से पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसमें कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और जिसमें कि चीनी हेलीकॉप्टरों की मदद से भारी मशीनरी पहुंचाकर बीआरओ और जीआईएफ के काम को आगे बढ़ाया गया है। और इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि उसमें सड़कों का जाल एक तरह से बिछाया जाएगा। तो एक सड़क बनाने का जो प्रयास भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है चीनी सीमा पर, तो यह निश्चित ही सराहनीय कदम है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी एक तरह से कारोबार जगत की जो खबर रहती है वह है डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं में भारी गिरावट, रुपये पर कम असर। डॉलर यानी कि हम जैसे कि हमारा एक डॉलर के बराबर हमारा जो रुपया है वो 70 रुपये के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले जो अन्य दूसरे देशों के जो मुद्राएं हैं या दूसरे देशों का जो रुपया हम कह सकते हैं या जो भी उनकी एक तरह से जिस भी नाम से उन्हें बुलाया जाता है, चाइना में येन कहा जाता है और अमेरिका में उसे रुपये को डॉलर कहा जाता है। तो इसी प्रकार से डॉलर के मुकाबले जो अन्य देशों के जो एक तरह से मुद्राएं हैं उनमें भारी गिरावट दर्ज की गई है और जहाँ की जिसका कि रुपये पर कम असर देखने को मिला है। और वहीं इसमें 1.1% की गिरावट रही रुपये में और सिर्फ मैक्सिको मुद्रा में रही बढ़त। तो इस प्रकार की एक खबर कारोबार जगत की तरफ से सामने आ रही है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर है वह है ग्रामीण व असंगठित क्षेत्र की मांग में सुधार और से एक बार फिर झटका दे सकती है महंगाई। यानी कि एक बार महंगाई फिर दोबारा से झटका देने के लिए तैयार है और ग्रामीण व असंगठित क्षेत्र में गाँवों में और असंगठित क्षेत्रों में यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से सुधार होने की एक तरह से कवायद शुरू हो गई है, जिसमें कि 6% से ज़्यादा रही है खुदरा महंगाई 2022 के अधिकांश महीनों में और जिसमें कि अच्छी फसल के बावजूद कीमतों के मोर्चे पर दबाव रहा है। और वहीं रेपो दर की बात करें तो रेपो दर में एक बार फिर हो सकती है 0.25% की वृद्धि। और वहीं इसके बाद जो हमारी कारोबार जगत की नेक्स्ट हेडलाइन है वह है विदेशी मुद्रा भंडार में 11 माह की बड़ी गिरावट। यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें हमारे जो अभी तक की है 11 माह की बड़ी गिरावट आई है, जिसमें कि 566.94 अरब डॉलर रह गया है भंडार और 8.31 अरब डॉलर घटकर, जिसमें कि 8.31 अरब डॉलर घट गया है। और इसी के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वह है कारोबार जगत की कि एफटीए 31 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है यूएई को निर्यात। यानी कि अभी तक जो हमारे भारत की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई है वो निर्यात चालू वित्त वर्ष में 31 अरब डॉलर के पार हम अभी तक निर्यात करने का जो एक तरह से निर्यात 31 अरब डॉलर के पार हमारा अभी तक पहुंचने की कगार पर पहुंच गया है। और इसी के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन जो हमारी हमेशा की तरह रहती है वह है द एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस एडिटोरियल जैसे कि संपादक की तरफ से पहली जो एडिटोरियल एनालिसिस का विषय रखा गया है वह है उम्मीद की रोशनी। तो उम्मीद की रोशनी जैसे कि अंग प्रत्यारोपण, जैसे कि शरीर के अंगदान होते हैं तो अंगदान में हम कह सकते हैं कि एक आंकड़ा दिया गया है, जैसे कि अभी तक जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से
अंगदान करने वालों की संख्या तो बहुत कम है, यानी कि जो मृत्यु के बाद अंगदान जो लोग करते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। और जो अंग जिन लोगों को चाहिए होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसी पर एक संपादकीय लेख संपादक ने लिखा है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि 2022 में मात्र 10,000 लोगों का ही किडनी प्रत्यारोपण संभव हो पाया, और जिसमें कि हम कह सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख लोगों को किडनी की ज़रूरत थी, प्रत्यारोपण की ज़रूरत थी। वहीं 80,000 लोगों में से मात्र 3,000 लोगों का ही लीवर प्रत्यारोपण हो पाया, यानी कि 80,000 लोगों को लीवर की ज़रूरत थी, लेकिन उसमें से 3,000 लोगों को ही लीवर का ट्रांसप्लांट हो पाया। और वहीं 10,000 ज़रूरतमंद लोगों में से केवल 250 लोगों में ही दिल का प्रत्यारोपण हो पाया, यानी कि 10,000 लोगों को दिल की ज़रूरत थी, लेकिन वहीं 250 लोगों में ही दिल का प्रत्यारोपण हो पाया है। तो वहीं इस पर एडिटोरियल एनालिसिस लिखते हुए संपादक ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक राष्ट्र एक नीति लागू करने का जो फैसला किया है वह देश में इसकी बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए तो आवश्यक है ही। इससे अंग प्रत्यारोपण की जटिल प्रक्रिया भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए आसान हो जाएगी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा और सुखद बदलाव है। अभी तक इससे जुड़े नियम राज्यों में अलग अलग थे, जैसा कि लोग अंग प्रत्यारोपण के लिए अपने ही राज्य में पंजीकरण करा सकते थे, लेकिन अब कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में पंजीकरण करा सकता है, जो कि सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल हम कह सकते हैं। यानी कि पहले क्या था कि केवल अपने राज्य में ही अंग जो प्रत्यारोपण है तो उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, लेकिन अब जो नई नीति सरकार की तरफ से लागू की गई है उसमें हम किसी भी राज्य से अंग प्रत्यारोपण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिसमें कि एक तरह से पहले 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ली जाती थी, जिसे कि अब सरकार ने अब इस फीस को शून्य कर दिया है, यानी कि 0 रुपीज़ फ़ीस कर दिया है। तो आगे संपादक कहता है कि अभी तक इससे जुड़े नियम राज्यों में अलग अलग थे, जैसा कि लोग अंग प्रत्यारोपण के लिए अपने ही राज्य में पंजीकरण करा सकते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में पंजीकरण करा सकता है और इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पंजीकरण के लिए राज्यों में 10 से 20,000 रुपये का जो शुल्क लिया जाता था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है, जो एक बड़ी राहत है। यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस प्रावधान को भी हटा दिया है जिसके तहत 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को मृत व्यक्ति का अंग प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता था। इस प्रावधान को हटाना कितना ज़रूरी था इसका पता इससे चलता है कि दुनिया भर में 40% किडनी प्रत्यारोपण की ज़रूरत 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को पड़ती है, और जाहिर है इससे देश में अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को रफ्तार मिलेगी। पिछले करीब 10 साल में अपने यहाँ अंग प्रत्यारोपण 3 गुना बढ़ा है और दिल व फेफड़ों का प्रत्यारोपण सबसे अधिक बढ़ा है। हालांकि कोविड के दौर में इसका आंकड़ा स्वाभाविक ही कम हो गया था। सबसे अधिक अंग प्रत्यारोपण करने वाले देशों में भारत का स्थान आज तीसरा है। इसके बावजूद आवश्यकता की तुलना में अंग प्रत्यारोपण की दर कम है। जैसे कि अपने यहाँ सालाना 1.5 से 2 लाख लोगों की किडनी प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वर्ष 2022 में मात्र, जैसे कि ये आंकड़े मैंने अभी आपके सामने रखे, 10,000 लोगों का ही किडनी प्रत्यारोपण संभव हो पाया। ऐसे ही पिछले वर्ष ज़रूरतमंद 80,000 लोगों में से मात्र 3,000 लोगों का ही लीवर प्रत्यारोपण और 10,000 ज़रूरतमंद लोगों में से महज 250 लोगों में ही दिल का प्रत्यारोपण हो पाया। पुराने प्रावधान बदलने के साथ साथ सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में अंगदान व अंग प्रत्यारोपण के महत्व पर एक अध्याय शामिल करने तथा समाज में इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाने की भी स्वागत योग्य शुरुआत की है, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें और जिससे ज़रूरतमंद लोगों का अंग प्रत्यारोपण के जरिए नया जीवन मिल सके। वहीं जो इस उम्मीद की रोशनी हेडलाइन के बाद, यानी कि इस एडिटोरियल एनालिसिस के बाद अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ, जिसमें कि कॉरपोरेट जगत के लिए एक सबक, जिसकी हेडलाइन दी गई है। यह जो हेडलाइन एक तरह से जयेश
चितलिया, जो कि हम कह सकते हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, उन्होंने यह संपादकीय लेख लिखा है कारपोरेट जगत के लिए सबक। यानी कि यह अडानी जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनके बारे में लिखा गया है। जैसे कि अडानी के बारे में मैंने आपको भी बताया कि अडानी विश्व के अभी तक अभी हाल ही के कुछ वर्षों में दूसरे स्थान पर अरबपतियों की सूची में, सबसे अमीर आदमियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे। यानी कि दूसरे नंबर के अमीर सबसे ज़्यादा बन गए थे गौतम अडानी, जिसके लिए कि उन्हें प्रधानमंत्री और सरकार का एक तरह से कह सकते हैं कि साथ मिलने की बात कही जा रही थी, या उनके प्रधानमंत्री के साथ रिश्ते होने की बात हम कह सकते हैं कि कही जा रही थी। वहीं और भी उनके जो दूसरी जो अन्य खबर सामने आ रही थी कि उन्होंने गलत पेशेवर तौर तरीके अपनाए हैं, इस कारण से जो इतनी जल्दी में इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो इसी के बारे में जैसे कि यह संपादकीय लेख लिखा गया है, और एक जो न्यूज़ उनके बारे में निरंतर सुनने को आ रही है कि जो नियामक आयोग है या सेबी है, उसके द्वारा उनकी कंपनियों की निरंतर जांच की जा रही है। तो इसी के बारे में जो जयेश चितालिया ने, जो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, उन्होंने लेख लिखते हुए कहा है कि गौतम अडानी के मामले को किसी एक नज़रिए से नहीं बल्कि अलग अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, तभी हम इसे समझ पाएंगे। सच्चाई यह है कि पिछले 1-2 साल में गौतम अडानी भारतीय औद्योगिक परिदृश्य में काफ़ी तेज़ी से छा गए थे। हर क्षेत्र में उनका प्रवेश हो गया था। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया में सबसे धनी लोगों में वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। जाहिर है, जो अचानक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है उस पर नज़र टिक जाती है। ऐसा ही अडानी के मामले में हुआ। अडानी के तेज़ी से उभार के कारण अचानक ही कई ज़रूरी गैर ज़रूरी सवाल पैदा हुए। इससे अडानी के प्रति कुछ धारणाएं भी बन गई। उदाहरण के लिए यह कहा जाने लगा कि अडानी का पैसा विदेश जाता है, फिर घूमकर वहां से यहाँ आता है। अडानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नज़दीकी है। जहाँ जहाँ अंबानी है वहाँ वहाँ अडानी है। जैसे अंबानी के पास मीडिया कंपनी CNBC है, तो अडानी ने उस NDTV में निवेश किया जिसकी छवि मोदी विरोधी की रही है। धारणा यह भी बनी कि सत्तारूढ़ दल से रिश्ते और बैंकों से मिले कर्ज के कारण अडानी का साम्राज्य इतना फला फूला, और यह भी कि अडानी समूह का साम्राज्य अपने फंडामेंटल्स के कारण नहीं बल्कि शेयर बाजार के कारण इस ऊंचाई पर है। तथ्य यह है कि जो लोग अडानी की व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे, उन लोगों ने यहाँ तक मान लिया कि उनके प्रतिद्वंदी ने ही अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग को अडानी के बारे में जानकारी मुहैया कराई होगी। और वहीं कारोबारी दुनिया में इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन उसका नतीजा सबको मालूम है। वहीं लेखक आगे लिखते हुए कहता है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर खाते में हेराफेरी, कंपनी में गड़बड़ी और शेयरों की कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी समूह की मुखौटा कंपनियों के विवरण दिए गए हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि इन मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल हेराफेरी के लिए हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होते ही अडानी के औद्योगिक साम्राज्य में सेंध लगनी शुरू हुई। निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। खुद अडानी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में दूसरे नंबर से खिसककर 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अडानी समूह की ज़्यादातर कंपनियों के शेयरों के न सिर्फ मूल्य गिर गए हैं बल्कि इनके प्रति बाजार की धारणा भी बदल गई है। संसद में हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने संयुक्त संसदीय समिति से इस मामले की जांच कराने की मांग की है, लेकिन सरकार का कहना था कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है और रिजर्व बैंक से लेकर सेबी तक जैसी संस्थाएं इसकी जांच कर रही हैं। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जवाब में अडानी समूह का यह कथन था कि यह किसी खास कंपनी पर नहीं बल्कि भारत, उसकी विकास की कहानी और उसकी महत्वाकांक्षाओं पर सुनियोजित हमला है। खास मायने नहीं रखता।
अलबत्ता बाजार में अदानी समूह की धीरे धीरे सुधरती स्थिति से संदेश गया कि उसके खिलाफ सुनियोजित योजना थी। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और बीबीसी की नरेंद्र मोदी पर 2 भागों में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग देखें तो यह अडानी की ओट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कमज़ोर करने की कोशिश का रूप लेता है। कहना और आसान हो गया कि बीबीसी तो मोदी विरोधी है ही और भारत की विकास गाथा उससे देखी नहीं जा रही। मोदी पर हमला बोलने से पहले उसने इस पर विचार करने का भी प्रयास नहीं किया कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट गुजरात मामले में उन्हें क्लीन चिट दे चुका है। सवाल उठा कि बीबीसी हमेशा भारत विरोधी स्टोरी क्यों करता है। अब जब भारत स्थित बीबीसी के कार्यालय में आयकर के सर्वे हुए तो इसे बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। अगर मान भी लें कि यह बदला है तो राजनीतिक दृष्टि का सवाल यह है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्या भारत और उसकी सरकार कोरोना का अवतार है। दिलचस्प है कि दूसरी तरफ शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के हित बीबीसी पर पुराने जमाने में लगे प्रतिबंध से लेकर कांग्रेस शासित राज्यों में अदानी के भारी कारोबार के पुलिंदे भी पेश हो रहे हैं। वहीं चुनाव आने की बेला में राजनीतिक पार्टियां, अंतर्राष्ट्रीय लॉबी और प्रचार तंत्र का एक हिस्सा जब किसी कहानी में एक साथ दिखाई देने लगे तो आर्थिक चोट से राजनीतिक शिकार की गंध आने लगती है। ऐसे में पूरे प्रकरण को आम आदमी कैसे देखे। दरअसल कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए इस प्रकरण में ज़्यादा सबक छिपे हैं। देखने की बात यह है कि अदानी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से यह पूछा है कि निवेशकों के हित में क्या कानून है। सर्वोच्च न्यायालय ने अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों के नाम सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया है और मामले में पारदर्शिता की बात करते हुए उसने अपनी तरफ से विशेषज्ञ कमेटी गठित करने की बात भी कही है। अडानी समूह का कारोबार अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन अडानी समूह को निवेशकों का विश्वास वापस पाने में समय लगेगा। अलबत्ता व्यापक स्तर पर देखें तो मेरा मानना है कि अडानी मामले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। जिन लोगों ने अडानी समूह के शेयर खरीदे प्रभावित तो वही हिस्सा हुआ है। बाजार ऐसे झटकों से 2-3 महीने में उबरने की प्रक्रिया में चला जाता है। इसके बावजूद अडानी मामला देश के कॉरपोरेट्स के लिए सबक तो है ही, और सबक यह है कि अगर कारोबार और उद्योग में के संचालन में पेशेवर तौर तरीके नहीं अपनाए गए तथा बड़े कारोबारी फैसले व्यक्तिगत स्तर पर और राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर लिए गए तो उससे होने वाले नुकसान से नहीं बचा जा सकता। एक खास तरह की पेशेवर शक्ति के लिए बिना आप स्थायी और नैतिक रूप से अवैध संस्था खड़ा नहीं कर सकते। और वहीं जो जयेश चितलिया हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, उनके द्वारा की गई यह कॉरपोरेट जगत के लिए सबक एक तरह से एडिटोरियल एनालिसिस निश्चित ही आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और इसके बाद जो हम कहानी निरंतर आपके सामने, अमर उजाला की छोटी सी कहानी आपके सामने, तो जो कहानी हम निरंतर आपके सामने एडिटोरियल एनालिसिस के बाद निरंतर रखते हैं वह है सबसे बड़ा सत्य ही सर्वोपरि धर्म है। तो यह कहानी है भगवान शंकर जी की, जिसमें कि एक दिन पार्वती जी शंकर जी के पास बैठी सत्संग कर रही थी और जिसमें कि उन्होंने पूछ लिया आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म क्या है। शंकर जी ने कहा सबसे बड़ा धर्म है सत्य। सत्य पर सदैव अडिग रहने में ही कल्याण है। और सबसे बड़ा धर्म है असत्य। असत्य का त्याग कर देने वाला विभिन्न दुर्गुणों का शिकार बनकर अपना जीवन कष्टमय बना लेता है, जबकि सत्य का पालन करने वाला न कभी भयभीत होता है और न ही किसी प्रकार के प्रपंच व लोभ के आकर्षण में फंसता है। मनुष्य को चाहिए, भगवान शिव ने आगे कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मों में स्वयं को ही साक्षी माने। मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी गलत या पाप कर्म करने की इच्छा न करे। यह ध्यान रखना चाहिए कि जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अपने किए का फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई उसे भोगने का अधिकारी नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं का परित्याग कर देने वाला मनुष्य ही ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। यह महान आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की इंद्रियां प्रतिक्षण जीर्ण हो रही हैं और उसकी आयु नष्ट हो रही है, फिर भी वह आकांक्षाओं में प्रपंचों में लगे रहकर अपना समय गंवा रहा है। तो यह भगवान शंकर द्वारा बोली गई वाणी निश्चित ही हमारे लिए एक तरह से रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। और यह
एनालिसिस निश्चित ही यूपीएससी एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निश्चित ही हम कह सकते हैं एक तरह से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो बने रहिए हमारे साथ कटिंग चाय में, और इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस और द एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है। तो धन्यवाद।